लास्ट क्लास में हमने 5 स्टेट मॉडल देखा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर को सीपीयू स्केड्यूलर भी कहा जाता है। इसका काम है कि रेडी क्यू के अंदर मौजूद प्रोसेसेस के अंदर में से किसी एक प्रोसेस को चूज करना, किसी एक प्रोसेस को चूज करना सीपीयू एलोकेट करने के लिए। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर एक कर्नल की सर्विस है और ये इन्वोक होती है जब भी हमें किसी नए प्रोसेस को सीपीयू असाइन करना हो। कब इन्वोक होगी? जब कोई रनिंग प्रोसेस टर्मिनेट होगा, कोई रनिंग प्रोसेस आईओ कॉल करेगा या किसी रनिंग प्रोसेस का टाइम स्लाइस ओवर होगा। इन तीनों सूरतों में हमें एक नए प्रोसेस को रनिंग स्टेट के अंदर लेकर आना है और वो नया प्रोसेस कोई एक होगा रेडी क्यू में मौजूद प्रोसेसेस में से। अब ये डिसीजन शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का है कि वो किसी एक प्रोसेस को चूज करे। अब डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी चल रही है आगे चल के हमने देखना है स्केड्यूलिंग पॉलिसीज़ को डिटेल में, लेकिन मैं अभी बस इतना बता देता हूँ कि से फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी चल रही है या प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग पॉलिसी है। जो भी पॉलिसी है वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर के अंदर इम्प्लीमेंट हुई हुई है और शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर जो है वो इन्वोक होता है और किसी एक प्रोसेस को रेडी क्यू में से पिक करता है और उसको सीपीयू असाइन कर देता है। अब शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का काम रेडी क्यू में मौजूद प्रोसेसेस में से किसी एक को सिलेक्ट करना है। डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी वो किसी एक को सिलेक्ट कर लेगा और सिलेक्ट करने के बाद एक्चुअली जो उसको सीपीयू असाइन करना है, उसके रजिस्टर्स के कंटेंट्स को रिस्टोर करना है या जो कॉन्टेक्स्ट स्विच इन जो परफॉर्म करना है, वो काम डिस्पैचर का है। डिस्पैचर अगेन एक दूसरी सर्विस है। तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का काम है रेडी क्यू के अंदर मौजूद प्रोसेसेस में से किसी एक को सिलेक्ट करना और सिलेक्ट करने के बाद वो फिर डिस्पैचर को इन्वोक कर देता है और डिस्पैचर के हवाले कर देता है। फिर जो एक्चुअल स्विचिंग होती है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के को कंट्रोल जो ट्रांसफर करना है वो फिर डिस्पैचर का काम है। अब इसका नाम है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। ये शॉर्ट टर्म इसलिए है कि आफ्टर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ये इन्वोक होता है, इसलिए इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। इसका जो इन्वोकेशन टाइम है वो बहुत शॉर्ट है। अब देखें, अगर 5 मिली सेकेंड का टाइम स्लाइस है तो इसका मतलब है कि एवरी 5 मिली सेकेंड इसे इन्वोक होना है। इससे पहले भी हो सकता है। अगर कोई प्रोसेस 5 मिली सेकेंड होने से पहले टर्मिनेट हो जाए, आईओ कॉल कर ले, तो तब तो इसे इन्वोक होना ही है। लेकिन अगर वो आईओ कॉल नहीं करता या टर्मिनेट नहीं होता प्रोसेस, तो फिर टाइम स्लाइस उसका ओवर हो जाएगा 5 मिली सेकेंड पे और तब शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर उसकी जगह किसी और प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा कि किसने रनिंग स्टेट में अब आना है। ओके, इसका जो रीजन है, इसका जो स्कोप है जहां ये काम करता है, इसमें 2 स्टेट्स आती हैं, रेडी एंड रन। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का काम है रेडी में से चूज करना, रेडी क्यू में से चूज करना कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा होगा, किसको कंट्रोल ट्रांसफर करना है, और एक्चुअल जो कंट्रोल ट्रांसफर करना है वो काम डिस्पैचर का है। ये समझ आया शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर? डिस्पैचर का बस मतलब एक ही टास्क होगा कि वो उसको रेडी से रन में कर देगा। डिस्पैचर एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट स्विच परफॉर्म करेगा। कॉन्टेक्स्ट स्विच कैसे परफॉर्म करेगा वो हमने आगे चल के देखना है। एक्चुअली जो कंट्रोल एक से लेना है और दूसरे को देना है, ये ब्लाइंडली नहीं होता। होता ये है कि जिससे कंट्रोल लेना है उसकी रजिस्टर्स को सेव करना पड़ता है उसकी पीसीबी में, और जिसको कंट्रोल देना है उसके पीसीबी में से उसकी रजिस्टर की वैल्यूज को एक्चुअल प्रोसेसर की रजिस्टर्स में मूव करना होता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विच। ये काम डिस्पैचर का है। ये हमने डिटेल में देखते हैं कि डिस्पैचर ये काम कैसे करता है।
या ये हमने डिटेल में देखना है। अभी हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर की। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का काम बस इतना है कि वो रेडी क्यू में से किसी एक प्रोसेस को सिलेक्ट कर देता है कि ये प्रोसेस अब रनिंग में जाएगा और डिस्पैचर के हवाले कर देता है, और डिस्पैचर फिर एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट स्विच परफॉर्म करता है। क्लियर हो गया? अब नाम शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर क्यों है? क्योंकि इसका जो इन्वोकेशन टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, इनके आफ्टर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम इन्वोक होता है, तो इसलिए इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। और ये दो स्टेट्स के दरमियान इसका स्कोप है, ये दो स्टेट्स के दरमियान रहता है, रेडी और रन, रेडी रन, तो इसलिए मैंने उसको लेबल कर दिया है कि ये इसका यहाँ पर शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह हमारे पास एक और स्केड्यूलर है, दैट इज द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, इसे जॉब स्केड्यूलर भी कहते हैं। इसका काम होता है नए प्रोसेसेस को एडमिट करना, यानी कि प्रोग्राम्स को लेकर आना सिस्टम। अब इसको लॉन्ग टर्म इसलिए कहते हैं कि इसका जो इन्वोकेशन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि ये तभी इन्वोक होगा जब कोई प्रोसेस क्रिएट करना हो, यानी कि आपने किसी प्रोग्राम को रन करना है तो आप उसके ऊपर GUI एनवायरनमेंट में डबल क्लिक करेंगे तब ये इन्वोक होगा और उसको सिस्टम में एडमिट करेगा, उस प्रोसेस को रेडी क्यू में लेकर आएगा। तो लॉन्ग टर्म का काम है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करना, यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करना। रैम में एक प्रोग्राम पड़ा है, आपने एक पे और क्लिक कर दिया, वो भी लोड हो गया, तो ये काम है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर और लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर दोनों के अपने अपने फंक्शंस हैं। एक और भी होता है, दैट इज कॉल्ड मीडियम टर्म स्केड्यूलर। उसका काम होता है कि रैम में मौजूद किसी प्रोसेस को स्वैप आउट करना, वर्चुअल मेमोरी में लेके जाना, जो कि डिस्क पे होती है। वो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर तब इन्वोक होता है जब रैम में जगह कम पड़ जाए और मज़ीद प्रोग्राम्स को लाना हो, तो फिर जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड होते हैं प्रोसेसेस, उनको फिर मूव कर दिया जाता है वर्चुअल मेमोरी में, जो कि डिस्क पे रिजाइड कर रही होती है। ओके, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर क्लियर है? लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर में जो जितने भी प्रोसेसेस हैं, ज़रूरी तो नहीं होगा ना कि जो यूज़र है वो ही यानी कि कोई प्रोग्राम रन करे। जैसे विंडोज़ अगर अपडेट लगाती है कि लैपटॉप यानी बिजी ना हो, तो वो विंडोज़ यानी खुद ही उसने प्रोसेस बना के उसको। देखिए, मैंने आपको बताया था कि कर्नल की सर्विसेज को एक्वायर करने के दो तरीके हैं। एक है थ्रू यूज़र इंटरफेस, यूज़र किसी प्रोग्राम को रन कर सकता है उस पर क्लिक करके, और दूसरा तरीका है कि यही सर्विसेज हमें एक्वायर कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली यूजिंग APIs। तो सर्विसेज कर्नल की वही हैं, अब तरीका डिफरेंट है कि यूज़र इंटरफेस के थ्रू कर रहा है वही काम, प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग इंटरफेस के थ्रू कर रहा है। तो अगर अपडेशन होती है तो भी कोई प्रोसेस होगा जो किसी नए प्रोसेस को क्रिएट करेगा, तो अगेन काम वही है। तो जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर है वो इन्वोक होगा जब भी कोई प्रोसेस क्रिएट होगा, तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर इन्वोक होगा। ठीक है, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर बहुत जल्दी इन्वोक होता है। अब टाइम स्लाइस है 5 मिली सेकेंड का, से 5 मिली सेकेंड के बाद तो उसे हर हालत में होना है इन्वोक, उससे पहले भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाए या IO कॉल कर ले। लेकिन अगर IO कॉल नहीं करता तो टाइम स्लाइस एक्सपायर होने पे तो उसे इन्वोक होना है, इसलिए उसका नाम है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर और दिस इज द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक का काम है सिलेक्ट करना रेडी क्यू के अंदर से किसी एक प्रोसेस को और डिस्पैचर के हवाले कर देना, और दूसरे का काम है एक प्रोसेस को क्रिएट करना, उसको मेमोरी में लेकर आना।
और डिस्पैचर का जो काम है वो है कॉन्टेक्स्ट स्विच परफॉर्म करना, एक से कंट्रोल लेना और दूसरे को देना। किसको कंट्रोल देना है? वो तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने सिलेक्ट कर दिया कि इस प्रोसेस को कंट्रोल देना है। जो एक्चुअली एक से लेकर दूसरे को देना है वो परफॉर्म करता है डिस्पैचर, क्योंकि उसमें कुछ स्टेप्स हैं जो परफॉर्म होने हैं और वो डिस्पैचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिस्पैचर करेगा। जी, यहाँ तक मुझे बताएं कोई ऐसी चीज समझ ना आई हो। ओके, अब थोड़ा सी प्रोग्रामिंग पार्ट को देख लेते हैं। ओके, हमने 4 की कॉल देखी कि 4 की कॉल क्या करती है, चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट कर देती है। अब होता यह है कि हम चाहते हैं कि पेरेंट प्रोसेस उस वक्त तक टर्मिनेट ना हो जब तक उसके चाइल्ड प्रोसेसेस टर्मिनेट ना हो जाए, या एटलीस्ट एक चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट ना हो। अब पेरेंट प्रोसेस को हमने रोक के रखना है कि पेरेंट प्रोसेस उस वक्त तक टर्मिनेट ना हो जब तक उसका चाइल्ड टर्मिनेट ना हो। अगर एक ही चाइल्ड है तो फिर उसका वेट करे, अगर मल्टीपल है तो फिर आप सबका वेट भी कर सकते हैं, किसी एक का वेट भी कर सकते हैं। हमारे पास वेट की सिस्टम कॉल है। कॉलर प्रोसेस की जो एग्जीक्यूशन है वो रुक जाती है उस वक्त तक जब तक उसका चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होता। अगर मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस हैं तो उनमें से जब तक कोई एक टर्मिनेट नहीं होता, और अगर उसका चाइल्ड प्रोसेस नहीं है तो वेट की कॉल सिंपली इग्नोर हो जाती है। तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, कमेंट भी मैंने आगे लिखा हुआ है, वेटिंग फॉर चाइल्ड प्रोसेस टू टर्मिनेट। तो बेहतर यह है कि जब भी आप 4 की कॉल करें तो पेरेंट प्रोसेस के अंदर वेट की कॉल ज़रूर करें, ताकि पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस से पहले टर्मिनेट ना हो बल्कि उसका वेट करे। इन केस कि आपने ये वेट की कॉल इन्वोक नहीं की और पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस से पहले टर्मिनेट हो जाता है, पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस से पहले टर्मिनेट हो जाता है, तो क्या होगा? अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है ज़ॉम्बी एंड ऑर्फन प्रोसेसेस का। ऑर्फन प्रोसेस एक ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं जिसका जो इमीडिएट पेरेंट है, जो पेरेंट प्रोसेस है उसका जो पेरेंट है वो एग्जिट हो जाए, टर्मिनेट हो जाए। अब वो प्रोसेस ऑर्फन प्रोसेस कहलाएगा, और उस प्रोसेस को इनिट प्रोसेस अडॉप्ट कर लेगा। अब इनिट प्रोसेस क्या है? अब ये प्रोसेस ट्री आपके पास स्लाइड में नजर आ रहा है, इसमें देखें जो पहला प्रोसेस है जिसकी आईडी 1 है, दैट इज द इनिट प्रोसेस। अब बाकी जितने भी प्रोसेस हैं वो इसी से ही क्रिएट हुए में, ये उन सब का पेरेंट प्रोसेस है। तो कोई भी प्रोसेस जिसका पेरेंट टर्मिनेट होता है तो वो ऑर्फन प्रोसेस बन जाता है और उस प्रोसेस को इनिट प्रोसेस अडॉप्ट कर लेता है। ये बात समझ आई? सर हमारे पास कोई भी यानी ऑर्फन यानी उस तरह से हमें यूज़र को इस चीज़ की फिर टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनेट जो है वो ऑटोमेटिकली उसको यानी कर लेगा। हाँ कर लेगा, लेकिन आपको उसे रोक के रखना है। पेरेंट प्रोसेस को टर्मिनेट उस वक्त तक नहीं करना जब तक चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट नहीं होता। एक्चुअली होगा क्या,
इस तरह हो सकता है कि पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट हो जाए और चाइल्ड प्रोसेस पे सिस्टम में मौजूद रहे, चलता रहे। ठीक है, तो उसको भी तो टर्मिनेट करना है। तो अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप पेरेंट प्रोसेस में वेट की कॉल करें और चाइल्ड प्रोसेस के टर्मिनेट होने का वेट करें। तो जाहिर आपने उसको क्रिएट किया, कोई टास्क दिया, टास्क उसने परफॉर्म करके आपको डाटा रिटर्न करना है, और जैसे आपने डाटा रिसीव किया उसके बाद उसको टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो ऑर्फन प्रोसेस क्लियर हुआ आपको? लेकिन कोई भी प्रोसेस ऐसा है जिसका पेरेंट टर्मिनेट होगा तो उसको इनिट प्रोसेस अडॉप्ट कर लेगा। ओके, अब दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। पहले हमने देखा कि पेरेंट प्रोसेस चाइल्ड प्रोसेस से पहले टर्मिनेट हो जाता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि चाइल्ड प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस के वेट कॉल करने से पहले टर्मिनेट हो जाता है। चाइल्ड प्रोसेस पेरेंट प्रोसेस के वेट कॉल करने से पहले टर्मिनेट हो जाता है। अभी पेरेंट प्रोसेस ने वेट की कॉल नहीं की, तो अब होगा क्या? चाइल्ड प्रोसेस तो टर्मिनेट हो गया, लेकिन प्रोसेस टेबल के अंदर उसका आईडी मौजूद रहेगा। उसे रिसोर्सेज ले लिए जाएंगे, लेकिन उसका नाम प्रोसेस टेबल के अंदर मौजूद रहेगा उस वक्त तक जब तक पेरेंट प्रोसेस वेट की कॉल नहीं करता, क्योंकि वेट की कॉल ने उसकी एंट्री को रिमूव करना होता है। और जब तक वेट की कॉल नहीं होती तब तक उस प्रोसेस को ज़ॉम्बी प्रोसेस कहेंगे, वो ज़ॉम्बी प्रोसेस रहेगा, क्योंकि वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वो टर्मिनेट हो चुका है, लेकिन उसका नाम प्रोसेस टेबल के अंदर स्टिल मौजूद है। तो ऐसे प्रोसेस को ज़ॉम्बी प्रोसेस कहा जाता है। अब इन केस, अच्छा वो कब तक ज़ॉम्बी रहेगा? जब तक पेरेंट प्रोसेस वेट की कॉल नहीं करता। अब पेरेंट प्रोसेस ने वेट की कॉल करनी है, एक रीज़न ये भी थी कि वेट की कॉल करें। ओके, जब पिछले केस में ऑर्फन प्रोसेस में जो मैंने कहा कि हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है कि आप वेट की कॉल करें, उसकी रीज़न एक ये भी थी कि अगर वेट की कॉल ने प्रोसेस टेबल के अंदर से चाइल्ड प्रोसेस की एंट्री को रिमूव करना होता है। ओके, अगर चाइल्ड प्रोसेस पहले टर्मिनेट हो गया और पेरेंट प्रोसेस ने टर्मिनेट होने से पहले वेट की कॉल कर दी, फिर तो वो उसको रिमूव कर देगा, उसकी एंट्री को, और वो ज़ॉम्बी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, उसकी एंट्री रिमूव हो जाएगी। अब एक पॉसिबिलिटी ये है कि पेरेंट प्रोसेस वेट की कॉल नहीं करता, चाइल्ड प्रोसेस ज़ॉम्बी प्रोसेस ही रहता है, पेरेंट बगैर वेट की कॉल किए टर्मिनेट हो गया। अब क्या होगा? ऑर्फन प्रोसेस समझ आया था कि अगर पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो इनिट प्रोसेस फौरन उसे अडॉप्ट कर लेता है। फिर हमने ज़ॉम्बी प्रोसेस की बात की कि चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, पेरेंट प्रोसेस ने अभी वेट की कॉल नहीं की, तो जब तक वो वेट की कॉल नहीं करता चाइल्ड प्रोसेस उस वक्त तक ज़ॉम्बी प्रोसेस रहेगा। जब पेरेंट प्रोसेस वेट की कॉल करेगा तब चाइल्ड प्रोसेस की एंट्री रिमूव हो जाएगी प्रोसेस टेबल में से। अगर पेरेंट प्रोसेस वेट की कॉल करता ही नहीं है और चाइल्ड प्रोसेस ज़ॉम्बी प्रोसेस बना रहता है, फिर क्या होगा? जब पेरेंट टर्मिनेट होगा तब हो जाना चाहिए। देखिए, पेरेंट टर्मिनेट हो गया लेकिन पेरेंट प्रोसेस ने वेट की कॉल नहीं की। एक रीज़न ये भी हो सकती है कि वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हुआ है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि प्रोग्रामर ने वेट की कॉल की ही नहीं।
तो फिर कुछ देर के बाद जो इनिट प्रोसेस है वो ऐसे ज़ॉम्बी प्रोसेसेस को रिमूव करेगा, क्योंकि अडॉप्ट तो वो फ़ौरन कर लेता है। जब पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो वो चाइल्ड प्रोसेसेस को अडॉप्ट कर लेता है, और चाइल्ड प्रोसेसेस ज़ॉम्बी हों तो फिर वो उनको कुछ टाइम के बाद वेट की कॉल करके उन सबको रिमूव करता है। तो अगर प्रोसेस टेबल के अंदर आपको एक ऐसा प्रोसेस का नाम नज़र आ रहा हो जो कि टर्मिनेट हो चुका है, तो एक्चुअली वो ज़ॉम्बी प्रोसेस होगा, और उसका जो पेरेंट है जब वो वेट की कॉल करेगा तो उसकी एंट्री रिमूव हो जाएगी फ्रॉम प्रोसेस टेबल। सर लॉजिकली स्पीकिंग अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्फन या ज़ॉम्बी में से एक जो है वो बनता ही होगा फॉर शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, क्योंकि पेरेंट ने या चाइल्ड ने पहले उन दोनों में से एक ने ख़त्म होना होगा। अब देखें, दोनों सेम टाइम पे तो नहीं हो रहे ख़त्म, ऐसा होता नहीं है, और उसमें दरमियान में डिले होता है। अब अगर पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट होता है पहले, जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि पेरेंट प्रोसेस उस वक्त तक टर्मिनेट ना हो जब तक चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो सकता। उसका तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि वेट की कॉल करें। वेट की कॉल ना सिर्फ पेरेंट प्रोसेस को वेट करवाती है अपने चाइल्ड के टर्मिनेट होने का, बल्कि जब वो टर्मिनेट होता है तो उसकी प्रोसेस टेबल में से एंट्री भी रिमूव करती है, उसको ज़ॉम्बी बनने से भी बचाती है। अगर आपने वेट या उसकी जो वेरिएशन है वेट PID, आप खुद इसको मैनुअल में पढ़ सकते हैं, अगर आप इसको कॉल करते हैं तो वो ज़ॉम्बी प्रोसेस नहीं बनेगा और ऑर्फन प्रोसेस भी नहीं बनेगा। कैसे? पेरेंट प्रोसेस टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है जब तक चाइल्ड प्रोसेस टर्मिनेट ना हो। वेट का मकसद ये है, और पहला मकसद उसका ये है कि वो कॉलर प्रोसेस को वेट करवाए, उसकी एग्जीक्यूशन को रोक के रखे, उसको ब्लॉक कर दे उसको। पहला काम उसका ये है। दूसरा काम उसका ये है कि प्रोसेस टेबल में से उसकी एंट्री को रिमूव करना चाइल्ड प्रोसेस की। तो अगर आपने वेट या वेट की जो वेरिएशन वेट PID है, अगर इसको यूज़ किया हुआ है तो आपका प्रोसेस, आपका चाइल्ड प्रोसेस ऑर्फन और ज़ॉम्बी दोनों से बच जाएगा। ज़ॉम्बी के केस में तो चाइल्ड प्रोसेस ने पहले टर्मिनेट होना है। अगर चाइल्ड प्रोसेस पहले टर्मिनेट हो जाता है तो वो उस वक्त तक ज़ॉम्बी रहेगा जब तक पेरेंट प्रोसेस वेट की कॉल नहीं करता। क्लियर? ठीक है। अच्छा, ज़ॉम्बी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता, वो टर्मिनेट हो चुका है, उससे रिसोर्सेज वापस ले ली गई हैं, लेकिन उसका नाम मौजूद है। सर हम चाइल्ड वेट की कॉल लगा सकते हैं। तो आपने हमेशा वेट या वेट PID, इन दोनों में से जो चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इसको यूज़ करना है पेरेंट सर हम ये प्रोसेस को। चाइल्ड प्रोसेस में कर सकते हैं। क्या? वेट वेट चाइल्ड प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। चाइल्ड प्रोसेस में अगर चाइल्ड प्रोसेस का फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है तो वेट की कॉल इग्नोर हो जाती है। अगर एक प्रोसेस है उसका कोई चाइल्ड प्रोसेस नहीं है तो पेरेंट वेट की कॉल ब्लॉक नहीं होगी, वेट की कॉल इग्नोर हो जाएगी सिंपली, क्योंकि उसका कोई चाइल्ड प्रोसेस है ही नहीं। किसका वेट करे वो? उसका चाइल्ड प्रोसेस है ही नहीं, तो किसका वेट किसका करे वो? तो आप बेशक वेट की कॉल करते हैं चाइल्ड प्रोसेस में, लेकिन वो इग्नोर हो जाएगी सिंपली। क्लियर है ये? अब मज़ीद आप जो मैंने बुक शेयर की है, बुक में भी ये दोनों एक्सप्लेन हुए हुए हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट्स के ऊपर। अपने मेन फंक्शन के अंदर कभी एक्सटर्नल आर्गूमेंट्स को हैंडल किया है? सर हमारी लैब 2 में एक क्वेश्चन था इसको। अच्छा, आपने इससे पहले किसी कोर्स में किया है? नहीं सर। ओके। जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं टर्मिनल पे तो आप उसको आर्गूमेंट पास कर सकते हैं, डाटा पास कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जैसे आपने दो नंबर्स को लेना है और उनको कोई इनपुट लेनी है, या तो आप प्रोग्राम में रन टाइम पे कीबोर्ड से इनपुट ले लें,
या आप ये भी कर सकते हैं, कोई कमांड लाइन पे आपको इनपुट दे दे। आपने कमांड्स पढ़ी होंगी कुछ, जैसे एक ls की कमांड है, उसको आप कुछ आर्गुमेंट्स पास करते हैं स्पेस देके, -l -a -r, ये एक्चुअली ऑप्शंस पास कर रहे होते हैं उस प्रोग्राम को, ls को। ls एक प्रोग्राम है और उसके बाद जो आप स्पेस सेपरेटेड अब जो उसको ऑप्शंस दे रहे होते हैं वो एज ए आर्गुमेंट उससे मिलती हैं। अभी मैं प्रोग्राम लिखकर उसको मैं कैटर करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी बस देख लेते हैं कि आर्गुमेंट्स आपने लेने कैसे हैं। मेन के अंदर जो फर्स्ट आर्गुमेंट है दैट इज द इंट, नाम कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आर्गुमेंट है argc। ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं, इंक्लूडिंग द फाइल नेम, इंक्लूडिंग द प्रोग्राम नेम। ये जो प्रोग्राम चल रहा है वो भी एक आर्गुमेंट होगा, उसको भी काउंट करेगा। तो आपको नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पता चल जाएंगे कि यूजर ने कितने आर्गुमेंट्स पास किए, प्लस जो सेकंड आर्गुमेंट है वो बता सकते हैं कि क्या ये किस टाइप का है, जो सेकंड आर्गुमेंट है argv। सर पॉइंटर्स की अरे एक पॉइंटर्स की, कैरेक्टर पॉइंटर्स की एरे है, एक Yes, कैरेक्टर right. पॉइंटर्स की एरे है, यानी कि इस एरे का हर एलिमेंट एक फर्दर एक स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा होगा, नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग को पॉइंट कर रहा होगा, जैसे कि आपको नीचे नजर आ रहा है। तो आप सिंपली जो भी बाहर से आर्गुमेंट आए हैं उनको यूज कर सकते हैं, उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। इंडेक्स 0 को डिस्प्ले कर लें, 1 को, 2 को, 3 को एंड सो ऑन, इट डिपेंड्स के नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं। उसके बाद के अगर इंडिसेस पे जाएंगे तो वो फिर आपको नल रिटर्न कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम लिखे कैटर करते हैं ताकि आपको इसको क्लियर समझ आए। स्क्रीन शेयर हो रही है, नोटपैड नजर आ रहा है आपको? सर ये क्लियर है? जी सर आ रहा है। नोटपैड नजर आ रहा है, ओके। ये देखें कि ये सबसे पहले मैंने मेन के अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स n, कुछ भी हो सकता है, नाम इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसकी जो टाइप है वो इंटीजर होगी हमेशा। सेकंड इज नाम कुछ भी हो सकता है, argv कर लें, लेकिन इट इज अ एरे ऑफ कैरेक्टर पॉइंटर्स। मैं आर्गुमेंट्स को यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ, printf। सबसे पहले फर्स्ट आर्गुमेंट को डिस्प्ले करवाते हैं, %s, argv ऑफ इंडेक्स 0। सेव किया और इसको रन करते हैं। पहले कंपाइल करते हैं, gcc 41.c -o 4.out। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, रन करते हैं 4.out। ये तो प्रोग्राम का नेम हो गया। और आर्गुमेंट देने हैं, मैं लिख देता हूँ आर्गुमेंट 1 स्पेस आर्गुमेंट 2 स्पेस आर्गुमेंट 3, जितने चाहे दे दें, आर्गुमेंट 4 एंड सो ऑन। अब मैंने एंटर प्रेस किया, अब क्या डिस्प्ले होगा? पहले तो मुझे बताएं कि नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने हैं। सर 4 5. 5 है, फाइल 5 नेम है। प्रोग्राम का नेम भी आर्गुमेंट होता है। तो अब ये एरे में इंडेक्स 0 के ऊपर होगा 4.out, इंडेक्स 1 पर पड़ा होगा आर्गुमेंट 1, इंडेक्स 2 के ऊपर आर्गुमेंट 2, इंडेक्स 3 के ऊपर आर्गुमेंट 3 और इंडेक्स 4 के ऊपर आर्गुमेंट 4। आगे भी मैं देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। ओके, अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो मैंने सिर्फ जो इंडेक्स 0 को डिस्प्ले किया है, कोड आपको नजर आ रहा है पीछे, इंडेक्स 0 पे क्या पड़ा होगा? 4.out, प्रोग्राम का नेम। तो n में क्या होगा? नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 5 हुए। देखिए आपको प्रोग्राम का नेम जो कि एरे के इंडेक्स 0 के ऊपर था वो डिस्प्ले हो गया।
प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। एक तो डिस्प्ले करते हैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, printf number of arguments are %d n, साथ में न्यू लाइन पे कर लेते हैं argument at x0 is this, index 1 x और 4 को भी आगे भी कर लेते हैं, इंडेक्स 3। अब इसको कंपाइल करते हैं इस प्रोग्राम को। वही कमांड ये देखिए, अब मैंने फर्स्ट 4 इंडेक्स डिस्प्ले किए हैं, 0 1 2 3। जी, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर 5 इंक्लूडिंग प्रोग्राम नेम। अब आर्गुमेंट एट इंडेक्स 0 इज 4, फाइल का नाम। आर्गुमेंट एट इंडेक्स 1 इज आर्गुमेंट 1। आर्गुमेंट एट, एक्चुअली न्यू लाइन ऑपरेटर नहीं लगाया जिस वजह से आपको एक ही लाइन पर डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कम देता हूँ या ज्यादा कर, ओके मैं देता हूँ सिर्फ एक आर्गुमेंट, बाकियों के लिए क्या नजर आएगा? ओवरफ्लो हो गया। जब तक उसे नल ऑपरेटर नहीं मिलता तब तक उसने जो कुछ मेमोरी में पड़ा हुआ था वो डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो स्ट्रिंग है वो नल कैरेक्टर पे टर्मिनेट होता है। तो इसलिए आप n को यूज करेंगे, जितने n आपको काउंट बता देगा और जो काउंट बताएगा अकॉर्डिंगली फिर आप उतने ही इंडेक्स को रीड करेंगे। ये बात समझ आई? और सर अगर ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स दें तो फिर क्या होता है? ज्यादा आर्गुमेंट्स देने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, देख लेते हैं। आर्गुमेंट आर्गुमेंट्स दिए, लेकिन डिस्प्ले मैंने सिर्फ फर्स्ट 3 किए, फर्स्ट 4 किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। ज्यादा देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम दे देंगे तो फिर एक्चुअली n आपको पास इसलिए किए जा रहा है ताकि आप अकॉर्डिंगली यूज करें। जितने आर्गुमेंट्स हैं उतने ही आप अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करें। तो अब आप इजीली कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को रीड कर सकते हैं। अब प्रोग्राम है आपका से ls, ये क्या करता है? लिस्ट शो करता है, डायरेक्टरी शो करता है। अब इस प्रोग्राम को ls को आप आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कौन सा? -l। अब ls प्रोग्राम है, इसको आर्गुमेंट जा रहा है -l। अब उसने अंदर चेक लगाया होगा कि अगर आर्गुमेंट -l है तो क्या करना है, तो लॉन्ग लिस्ट शो करनी है। एंड सो ऑन, इसमें और भी ऑप्शंस होती हैं। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट सब ले सकते हैं आप। एक बात याद रखनी है कि ये जो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स आ रहे हैं ये आपको एज ए करैक्टर आ रहे हैं, करैक्टर मिल रहे हैं। यस सर, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर से कोई नंबर है
कोई प्रोग्राम है जो कि सम करता है, यानी कि ऐसे सम प्रोग्राम का नेम है और आप चाहते हैं 2 3 4 5 6 ये जितने भी नंबर्स मैं एज ए आर्गूमेंट पास करूं ये उनको सम कर दे। अब ये जो 2 3 4 5 6 ये जो नंबर्स हैं ये एज ए स्ट्रिंग प्रोग्राम को डिलीवर होंगे, तो आपको पहले इन्हें आस्की से इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा a to i का फंक्शन यूज करते हुए। अब मैन पेजेस यूज कर सकते हैं a to i के लिए। तो अब आपको यहाँ से प्रोटोटाइप उसकी मिल गई, कैसे हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे या कैरेक्टर एरे पास करेंगे और ये हमें उसे कन्वर्ट करके दे देगा इंटीजर में। और इसके लिए आपको stdlib.h को इंक्लूड करना होगा। मैन पेजेस को पढ़ने की आदत डालें। यहाँ तक बताएं कोई प्रॉब्लम? कमांड लाइन आर्गुमेंट समझ आ गई है किस तरह हैंडल करने? ओके, यू हैव 20 मिनट्स। आपने अभी एक प्रोग्राम लिखना है सम का प्रोग्राम होगा जिसको जितने चाहे नंबर एज ए आर्गुमेंट पास कर दिए जाएं वो इन सबको सम करके डिस्प्ले कर देगा। ये अभी आपने सबमिट करवाना है। दिस इज योर क्लास एक्टिविटी। मैं सबमिशन क्रिएट कर देता हूँ, उसके बाद फिर आज आपका क्विज है। फौरन ये प्रोग्राम लिखना शुरू करें और मैं इसकी सबमिशन क्रिएट कर रहा हूँ और आपने इसको मुझे अभी सबमिट करवाना है। दोबारा एक्सप्लेन करना क्या है? प्रोग्राम है सम का जो कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स में जो नंबर्स उससे रिसीव होते हैं उनको सम करता है। चलो ठीक है।
सबमिशन क्रिएट हो गई है। 10:30 तक आपके पास टाइम है। आपने ये प्रोग्राम सबमिट करवाना है। लेट सबमिशन हो सकती है, लेकिन उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे। 10:30 पे आपका क्विज स्टार्ट हो जाएगा।